Hello guys, I am Pragya Singh AI 104 in Clutch and I am a GKCA mentor in Cloud Waves Valor Wedge। तो आज हम आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पहलगाम अटैक। जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है, काफी कंडोलेंस टू दोस्त लोग जो कि इसमें डेथ हुई उनकी फैमिलीज को। तो अब पहलगाम अटैक पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहलगाम अटैक हुआ क्या, कहाँ हुआ? ये पहलगाम अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 में बैसार वैली ऑफ जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है। इसमें मेन क्या रहा था, इसमें जो है जो हिंदू वो थे, हिंदू टूरिस्ट थे, उनको मुस्लिम टूरिस्ट और मुस्लिम पीपल से अलग करके हिंदूज को मारा गया था। तो इसमें एटलीस्ट 28 पीपल मारे गए हैं। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टेरर अटैक की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है, उसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा से कनेक्टेड है। तो अब पढ़ते हैं इसका क्या हुआ था। उससे पहले जो छोटा छोटा हमें पता होना चाहिए कि टेररिज्म होता क्या है, टेररिस्ट क्यों किया जाता है, टेररिस्ट अटैक होते क्यों मेनली। ये टेररिस्ट अटैक होते इसलिए ताकि अपनी आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी होती है टेररिस्ट की, उसको प्रमोट किया जा सके। इसमें जो कॉमन पीपल होते हैं उनके खिलाफ वायलेंस का यूज किया जाता है ताकि सोसाइटी डर जाए, लोग डर जाए, इंटिमिडेट हो, गवर्नमेंट को फोर्स किया जा सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके टेररिस्ट। मेनली टेररिस्ट गोल क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। अगर हम देखें इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक का, अगर देखा जाए तो आप सबके क्या व्यूज हैं, ये कौन से गोल्स को अपने प्रमोट करने के लिए किया गया होगा, आइडियोलॉजिकल गोल की कोई पॉलिटिकल गोल? वैसे अगर हम देखें तो रिलीजियस गोल इसमें ज्यादा दिख रहा है, जैसे कि इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने किया था। बाकी आपके अपने ओपिनियंस बताना जरा प्लीज। और इंटरनेशनल कन्वेंशंस, अब हमें पता है जब से अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो कन्वेंशन थी तब तक नहीं हुई थी जब तक ये अटैक्स वहां पे होना शुरू नहीं हुए थे यूएस में। उससे पहले जो है 1990s की समय की अगर बात देखी जाए तो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते थे और टेररिज्म होता था, इसको माना जाता था कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, यानी कि साउथ एशियन पार्ट्स की और इधर की कंट्रीज की डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ही प्रॉब्लम है। पर जब 2001 वाला अटैक हुआ ट्विन टावर पे, वर्ल्ड में पे, वहां पे यूएस में, उसके बाद से ये वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम बन गई। उसके बाद से इंटरनेशनल कन्वेंशन होने लगे और इन उसमें यूएस से लेके बाकी कंट्री इंटरनेशनली ट्राई करने लगे टेररिज्म को अप्रूव करने की। तो अब काफी सारी कन्वेंशन हुई है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ये भी है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेसिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट 1999। इसमें क्या था, हम सबको पता है टेररिस्ट जो है बिना फाइनेंसिंग के तो हुआ नहीं। तो फंड कैसे होता है, कैसे फंड मिलता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को? जो भी ये गैम्बलिंग होती है, जुआ और बाकी वैसे बाकी जो इलीगल वर्क होता है, ब्लैक मनी होता है, ये ब्लैक मनी सबसे बड़ा सोर्स होता है ये फंड करने का टेररिज्म को। और जो ड्रग्स होते हैं, इन सब से जो पैसा बन के जाता है, ये सब यूज होता है एट द एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी 2006, ये भी एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली का अडॉप्ट करने का, जिसके अकॉर्डिंग कि जो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर रहा था जो कि रोकता टेररिज्म की स्प्रेड को। और भी काफी तरह की कन्वेंशन हुई हैं, जैसे कि न्यूक्लियर टेररिज्म सप्रेशन एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। इसके अंदर प्रिवेंट करना है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट हैं, उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना पहुंच जाए, उसको बचाने का। और एक अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें हम सब, तो इंडिया जो है, इंडिया इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी सिग्नेटरी है। जितनी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ये टेररिस्ट को रोकने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब जितनी भी कन्वेंशन है उन सब की इंडिया एक सिग्नेटरी है। अदर मेजर अटैक्स, अब इंडिया में काफी मेजर अटैक्स हुए हैं। अगर सबको देखा जाए तो वैसे तो ये अलग अलग टाइम पे हुए, पर कहीं ना कहीं से ये सब लिंक्ड भी हैं। ये सारे अटैक पाकिस्तान ने करवाए, इस्लामिस्ट मिलिट्री ने कराए, ऑर्गेनाइजेशंस ने कराए हैं उन लोगों ने। 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग, जैसे 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, ये सारे बॉम्बिंग्स कराई गई, इन सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक हैंड रहा है। तो आप बताना, क्या पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई की जा रही है, अब जो वॉर वॉर तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, पर जो पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्स दिए गए हैं, क्या वो सही है? क्या उनकी जो नॉर्मल जनता है उसके लिए भी ये जो रिस्पॉन्स है उनको ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्या ये सही है कि नहीं? थोड़ा सा अपने ओपिनियन जरूर लिखना है। उरी अटैक, जो 2016 उरी अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स दिए गए थे एलओसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे। टाइमलाइन ऑफ टेरर, ये कुछ 2015 से 27 तक काफी टेरर अटैक हो चुके हैं इंडिया में, उसकी टाइमलाइन है। हम देख सकते हैं कि इंडिया में लगभग हर साल ही टेररिस्ट अटैक हुए हैं। अब जब चैलेंजेस बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ
टैकल करने का भी तरीका होना चाहिए, चेंजेस लाए जाते हैं कि उसको टैकल किया जा सके। उसके लिए स्ट्रॉन्गर लॉज लाए गए हैं, जैसे कि एक यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसको 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। और अमेंडमेंट में किया गया था, अब इसमें जो है जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोग भी टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेटेड हो सकते हैं। मतलब अब जरूरी नहीं है कोई ग्रुप हो, कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी होगा, वो भी जो है टेक्निकली टेररिस्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से डेटाबेस बनाया जा रहा है, टेररिस्ट का बनाया गया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट्स को पहचाना जा सकता है। क्या अब कश्मीर पॉलिसी चेंज, कहीं ना कहीं ये तरीका था टेररिस्ट से लड़ने का, पर उसके साथ साथ कहीं पर इसने टेररिस्ट का कारण भी बन गया। आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, जम्मू कश्मीर को उसको स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया 2019 में। अब हम सबको पता है पाकिस्तान कश्मीर को अपना बताता है, तो आर्टिकल 370 हटने से वो कुछ तो है नहीं। तो ये बताने के लिए कि आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान वहां पे जम्मू कश्मीर में और प्रॉब्लम्स हुई हैं, टेररिस्ट अटैक कुछ बढ़े हैं। ये टेररिस्ट अटैक कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को हटाना गलत फैसला है। ये पाकिस्तान अपनी तरफ से ये आइडियोलॉजी इंस्टिल करने के लिए ये अटैक भी करवा रहा है। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक्स ये सब चीजें इंडिया करती है, पर इसका भी काफी बड़ा पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। तो कैसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा रहता है ये तो आप लोग बताओ। वैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो कंट्री के पीपल है उनके दिमाग में एक डर बैठता है, जैसे हम लोगों के अभी इस समय है पहलगाम को लेके। अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, इससे हर्ट हुए, उनमें स्ट्रेन आया है और इम्पैक्ट पड़ा है, और इंडिया ने अपना अलग रिएक्शंस भी दिए हैं। वो रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में स्ट्रेन आया क्या। वैसे तो ये ऑब्वियस ही बात है, ज्यादातर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की ही है, पर फिर भी जिसने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, लश्कर ए तैयबा, ये पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी रेजिस्टेंस फ्रंट एक प्रॉक्सी एसोसिएशन है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। अब इंडियन रिएक्शन क्या था। इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी थी, हम सबने देखा भी है, इंडिया की एक ऑल पार्टी कमेटी मीटिंग भी हुई थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने 5 पॉइंट एक्शन प्लान को लॉन्च कर दिया, अप्रूव किया है। वो 5 पॉइंट एक्शन प्लान है क्या। वो 5 पॉइंट एक्शन प्लान ये है कि सस्पेंशन किया जाए इंडस वाटर ट्रेडी का। जो इंडस वाटर ट्रेडी है वो काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। क्या है वो ट्रेडी, वो मैं पढ़ाती हूँ अभी। क्लोजर ऑफ अटारी बागा बॉर्डर चेक पोस्ट, हमें पता है अटारी वाघा बॉर्डर जो है यहाँ पे, अगर आपने इंडिपेंडेंस डे का देखा होगा वीडियोस जो आती है, अटारी वाघा बॉर्डर पे इंडिपेंडेंस शो भी होता है कुछ। उसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर पे जो है, जो इंडिया पाकिस्तान के रेसिडेंट्स हैं वो अपना वो वीजा लेके जा सकते हैं। एक इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ सकते थे पहले। अब वो बॉर्डर पोस्ट जो है उसको बंद कर दिया है। यहाँ से अटारी वाघा बॉर्डर से जो सामान होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, वो भी होता था, ये सब अभी बैन कर दिया गया। सार्स वीजा एक्सेम्पशन मिलता था पाकिस्तान को, उसको कैंसिल किया गया, और पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को पर्सन और नॉन ग्रेटर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि पर्सन नॉन वेलकम। अब जो पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर हैं उनको वेलकम नहीं किया जाएगा इंडिया में। दे विल नॉट बी गिवन दैट मच रिस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर्स, तो उनको अपनी कंट्री में वापस लौट जाना है, इसका मतलब सिंपल सा ही है। और डिप्लोमेटिक पर्सनल्स जो है इंडिया के, इंडिया, हमको आपको पता है डिप्लोमेटिक पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि दूसरी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बन सके। अब इंडिया ने अपनी स्टाफ स्ट्रेंथ को घटा दिया इस्लामाबाद के हाई कमीशन से, 30 कर दिया इस समय पे। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, मीडिएट कराई थी वर्ल्ड बैंक ने। अब इसके अंदर क्या था, जो इंडस वाटर सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अबाउट 80% पाकिस्तान की जो नीड्स है वो इसी से पूरी होती है, इंडस सिस्टम से। अब ईस्टर्न रिवर्स जो है इंडस सिस्टम की, रावी, बीज और सतलज, वो तो इंडिया के लिए है, रिजर्व टू इंडिया है। बाकी जो वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये रिजर्व है पाकिस्तान के लिए। यानी कि क्या मतलब रिजर्व है, इनका जो वाटर होगा, पानी होगा, इसकी पाकिस्तान को अबाउट 80% एसेस मिलेगी टोटल वाटर की। और इंडिया पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर परमानेंट इंडस कमीशन बनाई थी, जिसका काम था ये चेक करना कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज हैं वो अपना अपना मेंटेन कर रही है क्या, जो ट्रीटी में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसको मेंटेन कर रही है। हम सबको पता है इंडिया एक अपर रैपेरियन स्टेट है, तो इंडिया के पास कहीं ना कहीं तो अपर हैंड है इस इंडस वाटर ट्रीटी में। तो हम लोगों ने जैसे भी वाटर इम्पीच कर दिया गया, पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, पानी को रोक दिया गया है, तो क्या ये सही फैसला था इंडिया का, ये वाली बात जरूर बताना क्या लगता है। एंड नाउ सेल्फ लर्न एंड रिसर्च, सम टॉपिक्स जो आपको खुद रिसर्च करने चाहिए। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन में स्ट्रेन आए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें सिमला अग्रीमेंट जो 1972 का था वो पता होना चाहिए, और जो बाकी वॉर्स हुई है इंडिया की पाकिस्तान के साथ वो पता होना चाहिए। तो इट्स अ होमवर्क, इन दोनों को करके रहिएगा, करिएगा।